जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, प्रिंसेस और उसके भाई को ये पता चल गया था कि उसके क्लैन के ऊपर योमेंकल्ट ने हमला कर दिया है। और फिर ये खबर सुनकर वो अपने क्लैन में वापस जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। फिर वो हेवन स्क्वाड को लेकर अपने क्लैन में यानी कि हेफाई में जा रहे थे, लेकिन तभी वे दोनों किसी चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आसमान में एक मून के बजाय डबल मून आ गए थे। और जब तक वो नामगुन क्लैन में पहुंचे, वहां पर सब कुछ खत्म हो चुका था। तभी सीन कट होकर हमें पिछले नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर मूनलाइट डीमन और उसकी डिसाइपल नामगुन क्लैन में पहुंच चुकी थी और उनके सभी लोग नामगुन क्लैन पर एक शिकारी कुत्ते की तरह टूट पड़ते हैं। इसी के साथ नामगुन क्लैन के लोग भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन योमेन कल्ट के लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। इसी वजह से नामगुन क्लैन के काफी ज्यादा लोग बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। इसी के साथ हमें स्वॉर्ड किंग को दिखाया जाता है, जो दांत पीसते हुए अपने मन में कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि योमेन कल्ट के लोग इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे क्लैन का जल्दी ही सफाया हो जाएगा। इससे पहले कि हमारे लोग मारे जाए, मुझे तुरंत ही उन सभी को बाहर निकलना होगा। फिर वो अपने सभी लोगों से कहता है, ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो और जल्द से जल्द इस जगह से बाहर निकल जाओ और लू यंग चले जाओ। वहां पर तुम्हें प्रिंसेस और यंग मास्टर मिलेंगे। इस पर स्वॉर्ड किंग की वाइफ कहती है, मैं आपको छोड़कर यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाली हूँ और लास्ट तक आपके साथ ही रहूंगी। यह सुनकर स्वॉर्ड किंग चिल्लाते हुए कहता है, अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो मैं फाइट पर ठीक से फोकस नहीं कर पाऊंगा और मेरा सारा ध्यान सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही जाएगा। इसीलिए मेरी चिंता मत करो और तुम यहाँ से सेफ चले जाओ। भी डिसाइपल वहां पर आकर उसे ले जाते हुए कहते हैं, मैडम प्लीज यहाँ से चलिए, अगर आप यहाँ पर रहेंगी तो आप सिर्फ क्लैन लीडर के रास्ते का कांटा बनेगी। तभी स्वॉर्ड सुप्रीम कहते हैं, जल्दी से यहाँ से चले जाओ और प्रिंसेस और यंग मास्टर के पास चले जाओ। फिर वुडंग सेक्ट की हेल्प लो और अगली प्लानिंग बनाओ। इस पर मून प्रिंसेस हंसते हुए कहती है, ये कितना ज्यादा फनी है, और बड़ी तेजी से स्वॉर्ड किंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है और कहती है, क्या तुम सबको लगता है क्या मेरे होते हुए तुम सब यहाँ से बचकर निकल सकते हो? और अपने क्यूआई से स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए कहती है, मैं आज तुम में से किसी को भी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाने दूंगी। इस पर स्वॉर्ड सुप्रीम भी तुरंत ही उसके सभी अटैक को ब्लॉक कर देता है। इसी के साथ मूनलाइट डीमन अपने डिसाइपल से कहती है, पहले स्वॉर्ड किंग के वाइफ को मार डालो। यह सुनकर उसकी डिसाइपल, जिसका नाम लूनार फेरी है, वो तुरंत ही स्वॉर्ड किंग के वाइफ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। इसी के साथ हमें स्वॉर्ड किंग को दिखाया जाता है, जो घबराते हुए अपने मन में कहता है, अच्छा तो इसका असली टारगेट मैं नहीं बल्कि मेरी वाइफ थी। और तुरंत ही मूनलाइट डीमन को पीछे खिसका देता है और अपने वाइफ को बचाने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी वहां पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और ये सब कुछ देखकर सभी डिसाइपल भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है, स्वॉर्ड किंग बीच में आकर लूनार फेरी के अटैक को ब्लॉक कर देता है। फिर वो दांत पीसते हुए अपने मन में कहता है, लूनार फेरी की पावर्स भी काफी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वे सभी इतने कम समय में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं? अभी हमें मूनलाइट डीमन को दिखाया जाता है, जो स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए कहती है, स्वॉर्ड किंग चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम में आज नहीं छोड़ूंगी। और उसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है, अब जल्द से जल्द मेरे हाथों से मर जाओ। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है, स्वॉर्ड किंग की वाइफ बीच में आकर मूनलाइट डीमन के अटैक को अपने ऊपर ले लेती है। फिर ये सब कुछ देखकर स्वॉर्ड किंग भी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? इस पर उसकी वाइफ कहती है, तुम्हें जिंदा रहना होगा, स्वॉर्ड किंग को जिंदा रहना होगा इस मार्शल दुनिया के लिए और हमारे बच्चों के लिए भी, प्लीज उनका ध्यान रखना। और यह सब कुछ बोलकर वो जमीन पर गिर जाती है। फिर यह सब कुछ देखकर स्वॉर्ड किंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत ही मूनलाइट डीमन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैश लगा देता है और उस अटैक से मूनलाइट डीमन भी बाल बाल बच जाती है। लेकिन तभी स्वॉर्ड किंग अपने क्यूआई से स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए मूनलाइट डीमन के ऊपर अटैक कर देता है। फिर यह सब कुछ देखकर मूनलाइट डीमन अपने मन में कहती है, क्या ये एरोगेंट अपनी पावर अभी तक हाइड कर रहा था? और ये सब कुछ बोलते हुए वो स्वॉर्ड किंग के अटैक को जैसे तैसे ब्लॉक कर देती है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है, स्वॉर्ड किंग अपने वाइफ के पास आ जाता है और उससे कहता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? मैं भी तुम्हारे पास जल्द ही आ जाऊंगा, लेकिन मैं अकेला नहीं आऊंगा, मैं आते आते इन सभी डीमंस के सिर को भी अपने साथ ले आऊंगा। और तुरंत ही वहां से जंप लगाकर अपने अल्टीमेट टेक्निक इंपीरियल स्वॉर्ड का यूज करते हुए मूनलाइट डीमन के ऊपर अटैक को कर देता है, लेकिन मूनलाइट डीमन भी उसके अटैक को अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक कर देती है। फिर उसकी नजर साइड में चली जाती है, साइड में से लूनार फेरी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गई थी। इस पर स्वॉर्ड किंग भी एक ही स्लैश में उन दोनों को दूर झटका देता है। इसी के साथ लूनार फेरी दूर जाते हुए कहती है, स्वॉर्ड किंग भले ही तुम
तुम कितना ही ज्यादा स्किलफुल क्यों ना हो, लेकिन तुम हमारे अल्टीमेट यूनियन अटैक से नहीं बच सकते। और वे दोनों मिलकर स्वॉर्ड किंग के ऊपर अपने कंबाइंड अटैक को कर देते हैं और वो अटैक सीधा ही स्वॉर्ड किंग के चेस्ट के ऊपर जाकर लग जाता है। इसी के साथ स्वॉर्ड किंग बड़े दूर जाकर गिर जाता है और वहां पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। फिर लूनार फेरी उस ब्लास्ट को देखते हुए कहती है, लेडी मूनलाइट, हमारा कंबाइंड अटैक तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इस पर मूनलाइट डीमन कहती है, फाइनली मेरा रिवेंज 20 साल बाद पूरा हो ही गया, और चाहे वो कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, वो हमारे डीमन सेक्ट के सामने कुछ भी नहीं है। और अपने डिसाइपल से कहती है, ऐसे भी सेक्ट लीडर हमारा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए जल्द से जल्द हमें सेक्ट की ओर निकलना होगा। और ये सब कुछ बोलते हुए वे दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर सीन कट होकर हमें थोड़ी देर बाद यंग मास्टर को दिखाया जाता है, जो अपने फादर और मदर को खोज रहा था, और सभी डिसाइपल को भी, जो काफी ज्यादा निराश थे। फिर यंग मास्टर कहता है, आखिर मेरे फादर और मदर कहाँ पर गए हैं। इस पर प्रिंसेस भी रोते हुए कहती है, वो यहाँ से बच गए होंगे भाई, और कहीं पर चले गए होंगे, वैसे भी फादर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर हमें कहानी सुनाने वाला कहता है, और इसी के साथ नामगुन क्लैन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, और ये इंसिडेंस पूरे मार्शल दुनिया को हिला देने वाला था। तभी सीन खटोकर हमें अलायंस ऑफ जस्टिस को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी 9 ग्रेड के सेक्ट इकट्ठा हुए थे। इसी के साथ हमें एक आदमी को दिखाया जाता है, जो टेबल पर हाथ मारते हुए कहता है, हमें डिमन सेक्ट के खिलाफ कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, और हमें उन्हें दिखाना होगा कि हम कितने ज्यादा कैपेबल है। इस पर ओल्ड मैन कहता है, हाँ तुम लोगों ने बिल्कुल ही सही कहा, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अगर हमने जल्द से जल्द कुछ नहीं किया तो वो जरूर ही 9 सेक्ट की भी हालत नामगुन क्लैन जैसे ही कर देंगे। इसी के साथ सीन कट होकर हमें इंपीरियल पैलेस को दिखाया जाता है, और हमें एम्परर को दिखाया जाता है, जो किसी के सामने खड़ा हुआ था, और सामने वाला आदमी भी उसी के थ्रोन पर ही बैठा हुआ था, और हंसते हुए एम्परर से कह रहा था, क्या तुम एम्परर मेजेस्टी हो, है ना? पर देखने से तो ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुके हो। फिर हमें बताया जाता है, ये आदमी डिमन सेक्ट का लीडर है, और ये बहुत लंबे समय से इंपीरियल पैलेस में ही छुपा हुआ है। वैसे भी एम्परर बहुत ही ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं, और उनको अब पावर चाहिए, इसलिए एम्परर भी इस आदमी के सामने कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि यही इकलौता आदमी है जो इन्हें पावर दे सकता है। तभी डिमन सेक्ट का लीडर एम्परर से कहता है, तुम्हें किस तरह की पावर चाहिए? इस पर एम्परर कहता है, मुझे तो सिर्फ अपने ऑथोरिटी की पावर चाहिए, और इस पावर के जरिए मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। यह सुनकर डिमन सेक्ट लीडर हंसते हुए कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें ऐसे ही पावर्स दूंगी। इस पर एम्परर कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? इसी के साथ कल्ट लीडर भी डेविली स्माइल देते हुए कहती है, वैसे भी आपने हमारे डिमन कल्ट को अपने अंडर कर लिया है, और ऐसा कर कर तुम्हें सभी ऑथोरिटी की पावर्स तो मिल ही चुकी है, और जब तक तुम हमें यहाँ से बाहर नहीं निकालोगे तब तक तुम्हारे पास ऑथोरिटी की पावर बनी रहेगी। इसी के साथ गाइस मैं आपको बता दूं, यमन कल्ट और डीमन कल्ट एक ही है। फिर इस पर एम्परर कहता है, ठीक है, मैं डीमन कल्ट को अपने अंडर से कभी नहीं निकालूंगा, चाहे आसमान और धरती एक ही क्यों ना हो जाए। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से कभी नहीं निकालूंगा। इसी के साथ हमें डीमन कल्ट लीडर को दिखाया जाता है, जो हंसते हुए कहती है, यह सब सुनकर तो मुझे काफी ज्यादा सेटिस्फाई मिलता है। फिर कहानी सुनाने वाला कहता है, डीमन कल्ट की लीडर अब सामने आ चुकी है, और उसके जो ये वर्ड्स है वो फेक नहीं है और ना ही खोखले हैं। और इसी के साथ उन्होंने छोटे मोटे क्लैंस को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने सभी क्लैंस पर हमला किया, और ऐसे ही वे धीरे धीरे कर कर अपने डीमन कल्ट की पावर बढ़ाते रहे। और फिर उन्होंने ऑर्थोडॉक्स सेक्ट के इलाइट डिसाइपल को भी नहीं छोड़ा, और उन्हें अपने डीमन कल्ट के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। तभी सीन कट होकर हमें कुछ दिनों बाद 5 एक स्ट्रॉन्ग होल्ड को दिखाया जाता है। इसी के साथ हमें जोका को दिखाया जाता है, जो ट्रेनिंग कर रहा था, और यानरांग से कहता है, ये ट्रेनिंग कभी भी खत्म नहीं होती। फिर इसी के साथ यानरांग कहता है, यंग मास्टर, आपको ये कैसा लगा? और मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपनी लाइफ में पहली बार स्वॉर्ड को स्विंग किया होगा। इस पर जोका भी अपने स्वॉर्ड को स्विंग कराते हुए कहता है, ये इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, लेकिन अगर इसमें मैं और भी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाऊं तो मैं इसे बेहतर तरीके से यूज भी कर सकता हूँ। इस पर यानरांग कहता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि वो स्वॉर्ड में जरूर ही महारत हासिल कर लेगा, पर ऐसा तभी होगा जब उसे कोई अच्छे से टीचिंग दे सकता है। तो तभी जोका सामने की ओर देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है, कोई एक बड़े पत्थर को उन दोनों के सर के ऊपर गिराने की कोशिश कर रहा था। फिर इसे देखकर यानरांग चिल्लाते हुए कहता है, मिस, आखिरकार आप ऐसा क्यों कर रही हो? इस पर हमें दिखाया जाता है, ये रियोशी होती है, जो चिल्लाते हुए यानरांग से कहती है, आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं तो सिर्फ जोका की मदद कर रही हूँ इस पत्थर को ढकेल कर। और पत्थर को ढकलते हुए
कहती है, चौका इसे तुम ही संभाल लो और इस पत्थर के एक ही स्लैश में 2 टुकड़े कर दो। इस पर जोका भी अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है, तो ठीक है, मैं इसे जरूर ही ट्राई करूंगा। वहां से जंप लगाकर उस पत्थर के ऊपर अपने एक स्लैश को लगा देता है, जिससे बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। फिर धूल को साफ करते हुए रियोशी कहती है, जोका क्या तुम ठीक हो? इसी के साथ यानरांग भी कहता है, यंग मास्टर क्या आप ठीक हो? फिर धूल हटने के बाद हमें जोका को दिखाया जाता है, जो सही सलामत खड़ा था और उसने उस बड़े पत्थर के 2 टुकड़े कर दिए थे। इसी के साथ जोका हंसते हुए कहता है, तुम दोनों को ये कैसा लगा? इस पर रियोशी खुश होते हुए कहती है, जोका ये तुमने कैसे किया? मुझे तो लगा नहीं था कि तुम ऐसा कर भी पाओगे। इस पर जोका कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा लगा था कि मैं इसे नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अब जब मैंने इसे कर लिया है तो मैं अब इसे दोबारा करना चाहता हूँ। इस पर रियोशी भी कहती है, हाँ ठीक है। फिर कहानी सुनाने वाला कहता है, और ऐसी ही ट्रेनिंग करते हुए जोका और उसके 10 ब्रदर्स ने काफी ज्यादा समय बिता दिया और लगभग 6 मंथ से ज्यादा समय बीत गया था, जिस वजह से माउंटेन में भी अब बर्फ पड़नी शुरू हो गई थी। तभी हमें वुफेंग को दिखाया जाता है, जो अपने मन में कहता है, ये ठंड तो काफी ज्यादा है। इस पर सेकंड ब्रदर कहता है, हाँ अब हमें वापस भी जाना चाहिए क्योंकि अब अंधेरा पड़ने ही वाला होगा। इस पर वुफेंग भी कहता है, हाँ ठीक है, हम कल फिर से ट्रेनिंग के लिए वापस आ जाएंगे। और फिर वो यानरांग को आवाज लगाने लग जाते हैं। फिर वुफेंग यानरांग से कहता है, तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? अब हमें वापस जाना चाहिए। इसी के साथ हमें यानरांग को दिखाया जाता है, उसके बॉडी में से स्नो टाइप ऑरा रिलीज हो रहा था और इसी के साथ यानरांग वुफेंग को कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। यह सब कुछ देखकर वुफेंग यानरांग की ओर आगे बढ़ते हुए कहता है, आखिर इस बूढ़े आदमी को क्या हो गया है? क्या ये ट्रेनिंग के बीच सो गया है? अगर ऐसा है तो मुझे इसे जल्द से जल्द उठाना होगा। फिर ये सब कुछ देखकर जोका घबराते हुए कहता है, बिग ब्रदर वहीं पर ही रुक जाओ, तुम अब उसे छू नहीं सकते क्योंकि अभी वो अपने सिलेक्शन कल्टीवेशन में पहुंच चुका है। और वुफेंग को बताते हुए कहता है, यह एक ऐसी चीज है जिसे मुझे मास्टर से चुंजी ने बताई थी। यह एक ऐसी चीज है जिसे क्यूआई ब्रीथिंग टेक्निक कहते हैं और यह टेक्निक में यूजर अपने क्यूआई एनर्जी को पूरे बॉडी में फैला लेता है और कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। और अगर हमने उसे इस सिचुएशन में डिस्टर्ब किया तो उसकी हालत पहले जैसे ही हो सकती है या फिर उससे भी बदतर। तो फिर ठीक है, मैं यहीं पर रहूंगा और इसके ऊपर नजर रखूंगा, इसलिए तुम सब यहाँ से जा सकते हो। इस पर वुफेंग वहां से जाते हुए कहता है, अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो हमें उसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी कहानी सुनाने वाला कहता है, और इसी तरह यानरांग कंटिन्यूसली 3 दिनों तक ऐसे ही कल्टीवेशन करता रहा और इसी वक्त जोका भी अपने ट्रेनिंग पर फोकस कर पा रहा था। फिर जब चौथे दिन जोका उसके लिए पानी लेकर आ रहा था तो वो सामने की तरफ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था, क्योंकि उसके सामने यानरांग खड़ा हुआ था और उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग ऑरा रिलीज हो रहा था। और इसी के साथ यानरांग ने अपने कल्टीवेशन इंटरनल टेक्निक को भी पूरा कर लिया था और इसे साफ शब्दों में कहे तो वो फिर से अपने बॉडी में रिबॉर्न हो चुका था। फिर यह सब कुछ देखकर जोका भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी यानरांग जोका को ग्रीट करते हुए कहता है, यंग मास्टर अगर आप यहाँ पर नहीं होते तो मैं इस रिलम में कभी भी पहुंच नहीं पाता, तो इसका एक ना एक दिन मैं जरूर ही आपको रिपे करूंगा। इसी के साथ मैं आज ये शपथ लेता हूँ कि मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल रहूंगा। इस पर जोका कहता है, तो चलो अब वापस चलते हैं, वैसे भी मैं राइस रोल्स खाकर बहुत ही ज्यादा बोर हो चुका हूँ। इसी के साथ यानरांग भी जोका के पास आते हुए कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई राइस रोल बचा है? वैसे भी मैंने 4 दिनों तक कोई भी खाना नहीं खाया, इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा भूखा हूँ। इस पर जोका वहां से भागते हुए कहता है, ये मेरा खाना है इसलिए मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। इसी के साथ सीन कट होकर हमें उनके हाइड आउट को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग ओल्ड मैन के बारे में ही बात कर रहे थे कि कैसे उसने अपने बॉडी को फिर से रिबॉर्न किया। इसी के साथ हमें वुफेंग को भी दिखाया जाता है, जो ओल्ड मैन से कह रहा था, तुम्हें अपने बॉडी में रिबॉर्न होकर कैसा महसूस हो रहा है? इस पर ओल्ड मैन कहता है, हाँ ये इतना कुछ ज्यादा खास नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। फिर इस पर सेकंड ब्रदर खाना खाते हुए कहता है, लेकिन मुझे तो तुम्हारे अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं महसूस हो रहे। यह सब कुछ सुनकर यानरांग उसके काफी ज्यादा करीब पहुंच कर कहता है, क्या तुम में दिख नहीं रहा कि मेरा चेहरा इस दुनिया के बोझ और स्ट्रेस से फ्री हो चुका है? फिर इसी के साथ हमें सभी लोगों को दिखाया जाता है जो इस बात से जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। और तभी सेकंड ब्रदर भी कहता है, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो ठीक है। तभी हमें वुफेंग को दिखाया जाता है, जो उन सभी को हंसते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। फिर इसी के साथ वो टेबल पर हाथ मार
मारते हुए कहता है, ठीक है, तो ओल्ड मैन ने अपने पुरानी पावर्स हासिल कर ली है, तो मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। इस पर जोका कहता है, अच्छा तो वो क्या है? फिर वो फेंग कहता है, खैर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं 5 स्ट्रॉन्ग होल्ड को लीड करने की पोजीशन छोड़ दूं, और इसी के साथ मैं 5 स्ट्रॉन्ग होल्ड को भी जल्द ही छोड़ने वाला हूँ। फिर जैसे ही सभी लोग वुफेंग के मुंह से ये बात सुनते हैं, वे बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, ब्रदर क्या तुम हमें छोड़कर जाने वाले हो? इस पर चाय की दोस्त भी कहती है, लेकिन आपने अचानक ही ऐसा डिसीजन क्यों लिया? इसी के साथ जोका भी उदास होते हुए कहता है, ब्रदर क्या कुछ हुआ है? इस पर वो फेंक कहता है, खैर कुछ दिनों से मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब सपने आ रहे हैं और इससे मुझे मेरे फैमिली की चिंता हो रही है। इसी के साथ सेकंड ब्रदर भी कहता है, जबकि मैंने इतना ज्यादा टाइम वुफेंग के साथ बिता लिया है तो मुझे वुफेंग के साथ जाना ही होगा। यह सुनकर जोका भी कहता है, अगर ऐसा है तो आपको अपनी फैमिली की जांच करनी होगी। इसी के साथ चाय की दोस्त भी कहती है, लेकिन आप जांच पड़ताल कर कर वापस आओगे है ना? इस पर वुफेंग कहता है, खैर मैं डेफिनेटली श्योर तो नहीं हूँ। इसी के साथ हमें जोका को दिखाया जाता है जो कहता है, वैसे भी आपकी पहली प्रायोरिटी आपके फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, तो अब से मैं ये आशा करता हूँ कि आप अपने फैमिली के साथ वो जिंदगी जी सकोगे जो आप चाहते हो। इस पर वो फेंग खुश होते हुए कहता है, तो ठीक है, मैं अब बिना किसी चिंता के अपने फैमिली के पास जा सकता हूँ, और तुम सब लोग अपने आप का ध्यान रखना क्योंकि हम जल्द ही मिलेंगे। इसी के साथ हमें टेंथ ब्रदर को दिखाया जाता है जो चिल्लाते हुए कहता है, मैं भी आम जिंदगी जीना चाहता हूँ, इसलिए मैं भी इस माउंटेन को छोड़ दूंगा और एक रेस्टोरेंट खोलकर वहां पर अपनी पीसफुल जिंदगी बिताऊंगा। यह सुनकर सेवेंथ ब्रदर कहते हैं, क्या तुम खाना बनाना चाहते हो? इसी के साथ सिक्स्थ ब्रदर कहते हैं, अगर ऐसा है तो वो जरूर ही अपने साथ चाय को ले जाएगा। इस पर टेंथ ब्रदर कहता है, हाँ मैं चाय को ही अपने साथ ले जाने वाला हूँ। यह सुनकर चाय भी शर्माते हुए कहती है, हाँ मैं भी आपके साथ रहना चाहती हूँ। इसी के साथ हमें चाय के दोस्त को दिखाया जाता है जो अपने मन में कह रही थी, सभी के पास इस माउंटेन को छोड़ने के बहाने हैं, लेकिन मैं जोका के साथ रहना चाहती हूँ, पर बेंटेड बनकर रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तभी चाय अपने दोस्त से कहती है, सोबेक तुम इतना ज्यादा अपसेट क्यों लग रही हो? वैसे भी क्या तुम हम दोनों के साथ आना पसंद करोगी, क्योंकि हम दोनों ही है और हम दोनों के पास बहुत ही ज्यादा काम होगा। यह सुनकर सोबेक हैरान होते हुए कहती है, क्या क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? इस पर चाय कहती है, हाँ क्यों नहीं, वैसे भी हम एक फैमिली है। फिर यह सब कुछ सुनकर सोबेक चाय के गले लग जाती है और रोते हुए कहती है, हम जरूर ही इस दुनिया के बेस्ट शेफ बनेंगे। इस पर सेकंड ब्रदर कहता है, तो ठीक है, हम तुम्हारे रेस्टोरेंट में जरूर आएंगे। तभी सीन कट होकर हमें अगले दिन का दिखाया जाता है और सभी लोग अपने अपने जगह पर जाने के लिए तैयार हो चुके थे। तभी वुफेंग कहता है, चाहे हम अलग अलग ही क्यों ना जा रहे हो, लेकिन ये बात कभी मत भूलना कि हम सब ब्रदर्स हैं। इसी के साथ चाय की दोस्त भी जोका को गले लगाते हुए कहती है, अगर तुम माउंटेन को छोड़ने वाले हो तो तुम एक ना एक दिन हमारे रेस्टोरेंट में जरूर आना। तभी रियोशी पीछे से कहती है, और मैं भी यहाँ से तुरंत ही जाने वाली हूँ। यह सुनकर जोका भी हैरान होते हुए कहता है, क्या तुम भी यहाँ से जाने वाली हो? इस पर रियोशी कहती है, हाँ मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि फादर मेरा इंतजार कर रहे हैं। वैसे भी तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं हमेशा के लिए यहाँ पर रुक जाऊं? यह सुनकर चाय की दोस्त उसे ढकेलते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम जोका को और भी ज्यादा परेशान नहीं कर सकती, इसलिए यहाँ से तुरंत ही चले जाओ। तभी रियोशी उससे कहती है, आखिर तुम हेवन डिस्ट्रॉइंग डीमन के बेटी के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती हो? फिर सीन थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है, वे सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर उनके जाने के बाद यान रंग जोका से कहता है, यंग मास्टर क्या आपको अकेलापन महसूस हो रहा है? इस पर जोका कहता है, हाँ थोड़ा सा। इसी के साथ यान रंग कहता है, अगर ऐसा है तो आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको स्वॉर्ड को कंट्रोल करने वाली टेक्निक को सीखना होगा जिसका नाम स्वॉर्ड मूविंग व्हील है। यह सुनकर जोका भी हैरान होते हुए कहता है, क्या स्वॉर्ड मूविंग व्हील? इसी के साथ हमें यान रंग को दिखाया जाता है जो एक पेड़ को बीच में से काट कर जोका के सामने आते हुए कहता है, हाँ जरूर, और हंसते हुए कहता है, ये आपको कैसा लगा? क्या मैंने बढ़िया किया? इसी के साथ हमें जोका को दिखाया जाता है जो नीचे बैठकर अपनी स्वॉर्ड की तरफ देखकर कहता है, अगर ऐसा है तो। तभी यान रंग उसकी बात काटते हुए कहता है, तो क्या तुम इसे ट्राई करने की कोशिश करने वाले हो? इस पर जोका कहता है, हाँ मैं इसे ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे स्वॉर्ड के बॉन्ड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। फिर थोड़ी देर बाद यान रंग जोका के पास आकर कहता है, यंग मास्टर 4 घंटे बीत चुके हैं लेकिन आप स्वॉर्ड
को सिर्फ घूरे जा रहे हो। और हंसते हुए कहता है स्वॉर्ड मूविंग व्हील टेक्निक सिर्फ स्वॉर्ड को देखने से ही नहीं सीखी जाती, और सबसे पहले तो आपको अपने किवाई एनर्जी को दो टुकड़ों में स्प्लिट करना होगा। इस पर जोका भी ठीक वैसे ही करता है। इसी के साथ यानरांग कहता है पहले अपने आधे किवाई एनर्जी को अपनी स्वॉर्ड में इंजेक्ट करो, फिर उसके बाद दूसरे आधे किवाई एनर्जी से अपने स्वॉर्ड को कंट्रोल करो। और हंसते हुए कहता है खैर मैं भी इसे करने में फेल हो रहा हूँ, इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको तो बहुत ही ज्यादा समय लगने वाला है। इसी के साथ हमें जोका को दिखाया जाता है जो अपनी किवाई एनर्जी को रिलीज करता है, और जैसे जैसे यानरांग ने बताया था वो वैसे ही कर कर अपने स्वॉर्ड में आधे किवाई को इंजेक्ट करता है और अपने दूसरे आधे किवाई से स्वॉर्ड को कंट्रोल करने लग जाता है। फिर ये सब कुछ देखकर यानरांग भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है ये तो इनक्रेडिबल है। इसी के साथ हमें जोका को दिखाया जाता है जो धीरे धीरे कर कर अपने स्वॉर्ड को कंट्रोल कर रहा था, और ये सब कुछ देखकर यानरांग अपने मन में कहता है मुझे पता था कि जोका काफी ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि जोका इस टेक्निक को इतनी जल्दी सीख जाएगा। आखिर इस लड़के की कोई लिमिट है भी या नहीं। तभी सीन कट होकर हमें लुयांग के मर्चेंट यूनियन बेस को दिखाया जाता है जहाँ पर नामगुन प्रिंसेस और उसका बड़ा भाई आ चुके थे। तभी यंग मास्टर कहता है आपने हमें यहाँ पर रहने दिया इसलिए मैं आपका बहुत ही ज्यादा थैंकफुल रहूंगा, और चीफ को ग्रीट करने लग जाते हैं। फिर ये सब कुछ देखकर चीफ कहता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, बल्कि हमें तो खुशी है कि हम नामगुन क्लैन की मदद कर रहे हैं। तभी यूनियन ओनर कहते हैं सबसे पहले हमें माफ कर दीजिए क्योंकि हम आपकी मदद नहीं कर सके, क्योंकि फाइव पीक माउंटेन के लोग काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं और उन्होंने हमारे यूनियन मर्चेंट पर बैन लगाया है और हम फाइव पीक माउंटेन का सामना नहीं कर सकते। इस पर यंग मास्टर कहता है अगर ऐसा है तो मैं खुद फाइव पीक स्ट्रांग होल्ड में जाऊंगा और उनके साथ एक पर्सनल बिजनेस करूंगा। इस पर उसके मास्टर हैरान होते हुए कहते हैं क्या पर्सनल बिजनेस। इसी के साथ यंग मास्टर कहता है वैसे भी मुझे पता है कि फाइव पीक स्ट्रांग होल्ड के बैंडिट्स ने वायरंग मिनरल्स के ऊपर भी बैन लगवाया है और मुबेक हमारे साथ बचपन से है, इसलिए मैं वहां पर जाकर उनका भी बदला लूंगा। और प्रिंसेस से कहता है क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी। इस पर प्रिंसेस कहती है नहीं मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन अचानक ही वायरंग मिनरल्स के साथ क्या हुआ। तभी हमें सिनकट होकर जोका को दिखाया जाता है जो अपनी स्वॉर्ड को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा था। इसी के साथ वो अपने हाथ का इशारा करते हुए अपनी स्वॉर्ड को गोल गोल घुमाने लग जाता है। तभी हमें यानरांग को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कुछ लोग तो इस टेक्निक को सीखने के लिए अपनी पूरी लाइफ लगा देते हैं, लेकिन इस लड़के ने तो आधे दिन में ही इस टेक्निक को पूरी तरह से सीख लिया। आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर है। इसी के साथ हमें जोका को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है अच्छा तो ये स्वॉर्ड मूविंग व्हील है।